नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों का ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मात्र 13 दिन की सफलता ये है कि लगभग 725 लोगों ने इस चैनल को देखा है, लगभग 175 लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है और कई लोगों ने लाइक्स किया है और बहुत सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, कई कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं। साथियों, सब्सक्राइब और जो व्यूज़ हैं उनके बीच में जो गैप है वह बढ़ना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह आपको मिल सके। मैं इस चैनल की सफलता के लिए मैं अपने प्रधानाचार्य साथियों, शिक्षक बंधुओं, सभी विद्यार्थियों और खासकर पूर्व विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करूंगा कि उनका सपोर्ट लगातार मुझे प्राप्त हो रहा है। अब तक लेखाशास्त्र परिचय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके समक्ष आ चुके हैं। आपने इनको अच्छे से देखा होगा। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ लेखाशास्त्र परिचय पार्ट 4। आइए हम लोग लेखाशास्त्र विषय के संबंध में कुछ और बिंदुओं को समझते हैं, कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम धीरे धीरे दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं। इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली की चरण, प्रक्रिया या चक्र भी कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था है वो अवस्था है प्रारंभिक लेखा, ओरिजिनल एंट्रीज। व्यवहार के उत्पन्न होते ही उसका लेखा करना प्रारंभिक लेखा कहलाता है। जब कोई व्यवहार उत्पन्न हो जाता है और व्यवहार की पहचान हो जाती है तो व्यवहार की पहचान होने के पश्चात उसकी लेखा करने की बारी आती है। तो उस व्यवहार का जो लेखा है वो कहलाता है प्रारंभिक लेखा। पुनः समझिए, व्यवहार के उत्पन्न होते ही उसका लेखा करना कहलाता है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा करने के लिए जो लेखा पुस्तकों की आवश्यकता होती है वे लेखा पुस्तकें निर्भर करती है व्यापार के आकार पर। और व्यापार के आकार से मतलब है, अगर व्यापार छोटा है अर्थात वहाँ लेन देन की जो मात्रा है, संख्या है, वो अपेक्षाकृत कम है, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक लेखे के लिए केवल एक पुस्तक रखी जाती है जिसका नाम है जर्नल। इस जर्नल में समस्त व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां की जाती है, जो हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। अगर व्यापार बड़ा है तो बड़े व्यापार का तात्पर्य है कि यहाँ पर तुलनात्मक रूप से व्यवहारों की संख्या अत्यधिक है। तो जब व्यवहारों की संख्या अत्यधिक होगी तो एक पुस्तक में समस्त व्यवहारों का लेखा करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जर्नल का उपविभाजन कर दिया जाता है और व्यवहारों की प्रकृति और मात्रा के आधार पर 8 बहियां रखी जाती है। ये बहियों के नाम है, सर्वप्रथम रोकड़ बही, कैश बुक। इस कैश बुक के अंदर समस्त नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। पुनः समझिए, व्यवसाय में होने वाले समस्त नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है रोकड़ बही के अंदर। दूसरी बही है क्रय बही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परचेज बुक। इस बही के अंदर उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है क्रय बही में, इंग्लिश में कहते हैं परचेज बुक। तीसरी है विक्रय बही, सेल्स बुक। इस बही में उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। चौथी बही है क्रय वापसी बही। जो हमने उधार माल क्रय किया है और किसी कारण से हमें वापस करना पड़ा है तो ऐसे व्यवहार का लेखा किया जाता है क्रय वापसी बही, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। पांचवी बही है विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। इस बही में उधार बेचे गए माल की जो वापसी है अगर होती है
तो ऐसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है विक्रय वापसी बही में, इंग्लिश में कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। प्राप्य बिल बही, छठी बही है प्राप्य बिल बही। बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल, आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसे बिल जिनसे व्यवसाय को राशि प्राप्त होनी है और देनदारों से ऐसे बिल हमें मिले हैं, तो ऐसे बिल की जो प्रविष्टि है की जाती है प्राप्य बिल बही में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। इसी प्रकार से देय बिल बही, बिल्स पेबल बुक। इस बही में उन बिल ऑफ एक्सचेंज का लेखा किया जाता है जिन बिलों का भुगतान व्यवसाय द्वारा लेनदारों को किया जाना है, तो इसके लिए बही है देय बिल बही। इन 7 बहियों में अलग अलग प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है और पर्टिकुलर व्यवहार जो है उसका लेखा ही किया जाता है। तो हर एक के लिए व्यवहार निश्चित है, लेकिन व्यवसाय में बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं जो इन 7 बहियों में नहीं लिखे जाते। तो उन व्यवहारों का लेखा किया जाता है मुख्य जर्नल में, जिसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। इसके अतिरिक्त बहुत सारी प्रविष्टियां भी होती है, जैसे ओपनिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है। ये सारे आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसमें अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिन व्यवहारों का लेखा अन्य 7 बहियों में नहीं किया जाता उसका लेखा किया जाता है मुख्य जर्नल में। अब हम इसी प्रारंभिक लेख को पुनः संक्षेप में समझते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं। इन अवस्थाओं में सर्वप्रथम है प्रारंभिक लेखा ओरिजिनल एंट्रीज। व्यवहार के उत्पन्न होते ही उसका लेखा करना कहलाता है प्रारंभिक लेखा। अब ये प्रारंभिक लेखा करने के लिए जो पुस्तक रखी जाती है, छोटे व्यापार में एक पुस्तक होती है जर्नल, जिसमें समस्त व्यवहारों की एंट्रीज की जाती है। बड़े व्यापार में जर्नल का उप विभाजन कर दिया जाता है और 8 बहियां खोली जाती है। सबसे पहले रोकड़ बही, केवल कैश के लेन देन का लेखा करना है। क्रय बही, उधार खरीदे गए माल का लेखा करना है। विक्रय बही, उधार बेचे गए माल का लेखा करना है। क्रय वापसी बही, उधार खरीदे गए माल को अगर वापस किया है उन व्यवहारों का लेखा इसमें करना है। विक्रय वापसी बही, उधार बेचे गए माल अगर वापस आता है तो उसका लेखा विक्रय वापसी बही में करना है। प्राप्य बिल बही और देय बिल बही ये प्रविष्टि की जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे बिल जिनसे राशि प्राप्त होनी है और देनदारों से प्राप्त हुए हैं प्राप्य बिल बही में, बिल्स रिसीवेबल बुक में, और ऐसे बिल जिनका भुगतान किया जाना है देय बिल बही में। और ऐसी प्रविष्टियां या ऐसे व्यवहार जिनको किसी अन्य बहियों में नहीं लिखा जाता है मुख्य जर्नल में, जर्नल प्रॉपर। तो आप लोग भली प्रकार समझ गए होंगे कि जो प्रारंभिक लेखा है उसमें किस प्रकार से लेखा किया जाता है। हम अध्ययन कर रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं। अभी हमने पढ़ी दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था प्रारंभिक लेखा। अब हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था वर्गीकरण एवं खतौनी, क्लासिफिकेशन एंड पोस्टिंग। वर्गीकरण में हमारी लेखा पुस्तकों में एक बही बनती है जिसका नाम है खाता बही। इस खाता बही में प्रत्येक मद से संबंधित पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं। इसे कहते हैं हम वर्गीकरण, और उस मद से संबंधित समस्त व्यवहार का लेखा किया जाता है, इसे कहते हैं पोस्टिंग। तो द्वितीय अवस्था में खाता बही खोलते हैं और खाता बही में प्रारंभिक लेखे से प्रत्येक मद से संबंधित एक खाता खोला जाता है और उस खाते से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा डेबिट और क्रेडिट उसी खाते में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग। खाता बही दोहरा लेखा प्रणाली की प्रमुख पुस्तक है। यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे कि खाता बही। अब खाता बही में जो खाते खोले जाते हैं, जब आप वास्तव में प्रविष्टियां करोगे और खतौनी करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। फिर भी आपके लिए कुछ खातों के उदाहरण आपके समक्ष हैं, जैसे कि कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, अमीर्स अकाउंट, सृष्टिज अकाउंट, रेंट अकाउंट आदि। इस प्रकार से प्रत्येक मद संबंधित एक खाता खाता बही के अंदर खोला जाता है। तो ये है दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था।
अब तक हमने पढ़ा दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था प्रारंभिक लेखा और दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था वर्गीकरण एवं खतौनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली की तृतीय अवस्था सारांश या अंतिम खाते बनाना, समरी और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सारांश या अंतिम खाते बनाना, यह कार्य वित्तीय वर्ष के अंत में होता है। वित्तीय वर्ष का तात्पर्य है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। मान लीजिए हमने 1 अप्रैल 2022 को कार्य प्रारंभ किया तो हमारा वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च 2023 को। तो वित्तीय वर्ष के अंत में हम अंतिम सारांश के लेखे बनाते हैं और उन अंतिम सारांश के लेखों में 3 विवरण बनते हैं। सर्वप्रथम व्यापार खाता, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग व्यवसाय से होने वाली सामान्य प्रक्रिया जो हमारी है उसमें प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के डिफरेंस से हम निकालते हैं सकल लाभ या सकल हानि। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो व्यवसाय में सामान्य प्रक्रिया है, जो माल खरीदना बेचना और डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसकी तुलना से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और इसके लिए बनाया जाता है व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा खाता बनता है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हुआ है उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के साथ में जो अप्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष व्यय है उनका समायोजन करने के पश्चात जो लाभ या हानि बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। और ये ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर बनता है स्थिति विवरण या चिट्ठा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट। जिन खातों के शेष रह गए हैं उन खातों से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में एक पक्ष में होता है असेट्स और दूसरे पक्ष में होती है लायबिलिटीज। तो व्यवसाय में एक निश्चित तिथि को कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, यह ज्ञात करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट या चिट्ठा, और इसे कहते हैं हम आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बताता है कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। पुनः एक बार हम रिपीट करते हैं इस बात को कि दोहरा लेखा प्रणाली की जो अवस्थाएं हैं उसमें तीसरी अवस्था है सारांश या अंतिम खाते बनाना, समरी और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसमें 3 विवरण बनते हैं। सबसे पहले बनता है व्यापार खाता, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस अकाउंट से ज्ञात होता है कि व्यवसाय में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का समायोजन करने के पश्चात जो राशि प्राप्त होता है इसके लिए बनता है लाभ हानि खाता, और लाभ हानि खाते से ज्ञात होता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और एक निश्चित तिथि को व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं यह ज्ञात करने के लिए बनता है अंतिम स्थिति विवरण या चिट्ठा। तो यह है दोहरा लेखा प्रणाली की 3 अवस्थाएं। सबसे पहली अवस्था है प्रारंभिक लेखा, दूसरी अवस्था है वर्गीकरण या खतौनी, और तीसरी जो अवस्था है वो है फाइनल अकाउंट या अंतिम सारांश के लेखे। आइए अब हम समझते हैं लेखांकन के संबंध में एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं, और ये है लेखांकन के कार्य, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन क्यों रखा जाए और लेखांकन रखा जाए तो लेखांकन के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं अपन पहले बिंदु पर। लेखांकन का पहला कार्य है रचनात्मक कार्य
कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। इस कार्य में लेखांकन को क्या करना होता है? तो सर्वप्रथम जो व्यवसाय का आकार है, जो व्यवसाय का प्रकार है, जो व्यवसाय की प्रकृति है, उसके अनुसार कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करने होंगे कि हमें लेखांकन से क्या उम्मीदें हैं। इसके अतिरिक्त जब स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाएंगे तो पुस्तकों की संख्या डिसाइड करनी पड़ेगी कि पुस्तकें किस किस प्रकार की होगी और कितनी होगी, यह कार्य करना होगा। तत्पश्चात लेखांकन सूचनाओं का उचित प्रकटीकरण, जो भी व्यवहार संबंधी लेखांकन सूचनाएं हैं उनका प्रकटीकरण उचित होना चाहिए तथा ताकि प्रत्येक पक्ष को इसकी जानकारी बराबर हो जाए। इसी प्रकार से अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण करना भी लेखांकन का कार्य है। लेखांकन इस प्रकार से रखा जाता है कि किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, साथ ही जो व्यवसाय में जो कार्य हो रहा है उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो। जैसे कि स्टॉक है तो स्टॉक पर नियंत्रण करना आवश्यक है, जब माल का विक्रय होता है तो उसके संबंध में नियंत्रण करना आवश्यक है, जो कैश है उस पर नियंत्रण आवश्यक है। तो इस प्रकार से लेखांकन की प्रणाली इस प्रकार से रखी जाए कि अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण किया जाए। इसी प्रकार से दूसरा कार्य है संलेखात्मक कार्य, रिकॉर्डेटिव फंक्शन। ये कार्य आप पहले भी समझ चुके हैं। पुष्पालन वाला कार्य है, लिपि की कार्य है। देखिए, इस कार्य में सौदों को प्रारंभिक बहियों में दर्ज करना, व्यवहार की प्रकृति के अनुसार उन्हें उचित बहियों में दर्ज किया जाता है, प्रारंभिक लेखा की बहियों में। तत्पश्चात उसकी खतौनी की जाती है, और खतौनी कहाँ की जाएगी? लेजर में, खाता बही के अंदर। यह दोनों कार्य वर्ष भर चलते रहते हैं। बीच में कभी भी या वर्ष के अंत में भी अगर मान लीजिए आपको मालूम करना है कि खाते गणित रूप से शुद्ध हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए बनेगा तलपट। तो तलपट तैयार कर गणितीय शुद्धता की जांच करना, यह भी लेखांकन का कार्य है। जब तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि लेखांकन जो किया गया है, खाते जो भी हैं वो गणित रूप से शुद्ध हैं। लेखांकन का तीसरा कार्य है व्याख्यात्मक कार्य, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम सारांश के लेखे बनाकर उसका निर्वचन करना, यह कार्य कहलाता है आपके व्याख्यात्मक कार्य। व्यापार के स्वामियों, प्रबंधकों और तृतीय पक्षकार के दृष्टिकोण से यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य में क्या होता है? अंतिम खाते बनाना, ये बात आपको मैंने समझाई थी। अंतिम खाते, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यह बनाया जाता है। और उसके निर्वचन के लिए विभिन्न प्रकार के विवरण बनते हैं, जैसे कि तुलनात्मक विवरण, 2 से अधिक वर्षों के अंतिम खातों के विभिन्न मदों की तुलना करना। इसी प्रकार से ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विवरण, व्यवसाय किस ओर जा रहा है, व्यवसाय के लाभ प्रति वर्ष वृद्धि की ओर है या अवनति की ओर है, व्यवसाय की पूंजी किस प्रकार की है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, तो ये जानकारी मिलती है प्रवृत्ति विवरण में। इसी प्रकार से अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस, विभिन्न मदों का आपस में रेशो ज्ञात किया जाता है और इस रेशो के आधार पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। रोकड़ एवं कोष प्रवाह विवरण, कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये बनाया जाता है किस प्रकार से कैश का और कोष का प्रभाव व्यवसाय में हो रहा है। ये सब तैयार करना, ये कहलाता है व्याख्यात्मक कार्य। अब जो बिंदु आपने इसके अंदर पढ़े हैं, समझ रहे हो, ये सभी अपने आप में अध्याय है। जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, वास्तव में आप निर्वचना कार्य करोगे, तब ये सभी आपको बनाने पड़ेंगे। चौथा कार्य है लेखांकन का परीक्षात्मक कार्य, ऑडिटेटिव कार्य, वर्क या फंक्शन।
देखिए, इस कार्य में क्या करना है, अंतिम लेखों फाइनल अकाउंट के विभिन्न प्रतिवेदनों, फाइनल अकाउंट में जो अकाउंट बने हैं, साथ में जो प्रतिवेदन लगे हैं, उन सब की शुद्धता, सत्यता व वैधानिकता की जांच, यह कार्य किया जाना है। तो छोटे व्यापार में स्वामी स्वयं ये कार्य कर लेता है, लेकिन बड़े व्यवसाय में यह कार्य दिया जाता है अनुभवी व्यक्ति को, जिसे कहते हैं अपन ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। यह व्यक्ति यह कार्य करता है और अंत में समस्त लेखों की ऑडिट होती है। तो यह कार्य भी लेखांकन में शामिल है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि लेखांकन के कौन कौन से कार्य हैं। प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा इसके लिंक को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।